Good morning my dear students, I hope you all are doing very well at your houses and I welcome you all to Phoenix YouTube channel और स्वागत है आप सभी का लेक्चर सीरीज़ ऑफ चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। तो बच्चों बहुत ज़्यादा परेशान मत हो इस चैप्टर को लेके, ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड के तरफ ही है। ट्रस्ट मी, बाय दिस वीक आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस चैप्टर। बट बिफोर आई प्रोसीड विद टुडेज़ लेक्चर, मुझे जल्दी से ये बताइए कि आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्वालिटी सही लग रही है कि नहीं। चलो भाई, तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लिक एसिड से स्टार्ट किया था। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड से हमने स्टार्ट किया था और हमने वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी स्टडी किया था और हमने ये देखा था कि भाई न्यूक्लिक एसिड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। मोस्ट स्टडीड इज़ डीएनए एंड डीएनए और आरएनए का जो बेसिक डिफरेंस है ना वो समझो बच्चों। डीएनए इज़ कंपैरेटिवली अ स्टेबल मॉलिक्यूल। तो म्यूटेशंस तो होती है बट कम होती हैं, है ना। म्यूटेशंस नहीं होंगी तो फिर चेंजेस कैसे होते हैं, राइट। म्यूटेशंस होती हैं नो डाउट बट कम होती हैं म्यूटेशंस। बट अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है जिसमें क्या होता है, म्यूटेशंस बार बार होती हैं तो चेंजेस भी कई दफ़ा आती हैं। ये समझ में आया। तो ऐसे इमेजिन करना, जो ऑर्गेनिजम्स में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है ना उनमें काफ़ी बार म्यूटेशंस होता है। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। एंड क्योंकि उसमें आरएनए है बार बार म्यूटेशंस हो रहे हैं ना, इसीलिए इनिशियली इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड फेज एक पर्टिकुलर ड्रग निकालना, एक पर्टिकुलर मेडिसिन निकालना काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा था डॉक्टर्स के लिए। बट चलो ये सिचुएशन बहुत हद तक कंट्रोल पे आ चुकी है एंड आई थिंक ये फिर से रिलैप्स ना करे। तो लेट अस कम बैक टू द टॉपिक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मैंने आपको डीएनए करवा दिया था, मैंने आपको 4 गैप्स रूल भी बता दिया था। चलो 4 गैप रूल को एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। देखो 4 गैप्स रूल की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, प्यूरीन इज ऑलवेज इक्वल टू पाइरिमिडीन। प्यूरीन इज ऑलवेज इक्वल टू पाइरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन पाइरिमिडीन क्या है, नाइट्रोजन बेसिस है ना, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। चलो नेक्स्ट देखो, एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू टी। ठीक है, ये इक्वल टू है। एंड गुआनिन इज ऑलवेज इक्वल टू सी। ये इक्वल टू का साइन है बच्चों, है ना, कंफ्यूज वगैरह नहीं हो जाना। नेक्स्ट देखो, थर्ड, ए प्लस टी बाई जी प्लस सी इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज़। यानी कि अगर हम सिर्फ ह्यूमंस को कंसिडर करें, आप अपना, अपने पेरेंट्स का, अपने घर वालों का, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स या फिर और कोई स्ट्रेंजर्स का भी आप अगर डीएनए एनालिसिस करोगे ना तो उसमें ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट मिलेगा। रीज़न क्या है, वी ऑल आर ह्यूमंस, वी बिलोंग टू द सेम जीनस एंड सेम स्पीशीज़। बट इफ़ यू आर गोना कंपेयर दिस रेशियो विथ योर सेल्फ एंड योर पेट डॉग और योर पेट कैट तो डिफरेंस आएगा बेटा, क्योंकि वो जीनस और स्पीशीज़ ही उनकी अलग है। येस और नो। तो बताओ ये समझ में आया। फोर्थ पॉइंट देखो, द अमाउंट ऑफ फॉस्फेट एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखते, पेंटोज शुगर लिखते हैं, इज सेम। तो बताओ ये 4 पॉइंट्स तुम लोग को समझ में आया था। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं बेटा डीएनए। अब हम बात करेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए वैसे तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं सीखना है। आरएनए जो है हम कमिंग लेक्चर्स में सीखेंगे, मे बी आपको डिटेल में पढ़ना है इन द 12th स्टैंडर्ड इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम इसको एकदम क्रिस्प एंड शॉर्ट ही रखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो
अनस्टेबल इन नेचर एंड मोर प्रोन टू म्यूटेशंस। बताओ यहाँ तक क्लियर है? एंड नेक्स्ट, थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए इज प्रेजेंट। सबसे पहला आरएनए, जस्ट अ मिनट क्लास। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोसोमल आरएनए। क्लियर? सेकंड देखो, टीआरएनए। टीआरएनए का फुल फॉर्म है ट्रांसफर आरएनए। एंड थर्ड, एमआरएनए का फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए। बताओ यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो देखो यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एंजाइम्स। देखो बच्चों, एंजाइम्स का मेंशन मैंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एक दफ़ा किया था तुम्हारे साथ। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीनेशियस। मोस्टली बोल लो या जनरली बोल लो, दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। बट कुछ ऐसे भी एंजाइम्स हैं ना जो प्रोटीन नहीं है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड्स, और उनका नाम क्या होता है? राइबोजाइम्स। ठीक है, राइबोजाइम्स। क्या ये वर्ड तुमको कहीं ना कहीं आरएनए से सिमिलर लग रहा है? येस, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। राइबोजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम आरएनए इटसेल्फ। तो वो प्रोटीनेशियस नहीं हुआ ना। तो देखो हम इसको क्या लिखेंगे? बताओ बच्चों, ये लाइन आपको जस्टिफाइड लगा? ये लाइन आपको समझ में आया? नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मोस्टली प्रोटीनेशियस ये हो गया। एंड इट रिप्रेजेंट्स द it represents the tertiary structure of protein. tertiary structure, okay, 3D बॉल जैसा स्ट्रक्चर याद करो। मैंने तुमको एक पेपर ऐसे क्रश करके दिखाया था, और मैंने तुमको ऐसा दिखाया था ना, बीच बीच में से पॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो भाई देखो, अब वो 3D मॉडल तो मैं तुमको यहाँ पे बना के नहीं बता पाऊंगी। आई विल बी चूजिंग और आई विल बी ड्रॉइंग अ मच सिंपलर मॉडल फॉर योर ईजी अंडरस्टैंडिंग। लुक एट दिस, राइट? 3D एक बॉल इमेजिन कर लो, एंड यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट्स। ठीक है, लेट अस से दिस इज एंजाइम, दीज आर एक्टिव साइट्स। इन एक्टिव साइट्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है वो समझना। एक्टिव साइट्स पे सबस्ट्रेट्स आके बाइंड करती हैं, और जैसे ही बाइंड करती हैं तो क्या रिलीज होता है? प्रोडक्ट्स। तो क्या हम एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट कह सकते हैं? है ना? बायो कैटलिस्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज speed up the because they speed up the reactions of our body. Now अगर तुम ऐसा कंफ्यूज हो रहे हो बेटा कि अब ये सबस्ट्रेट क्या है, प्रोडक्ट तो सुना हुआ लग रहा है बट सबस्ट्रेट कभी नहीं सुना है, तो ऐसे समझो, एक
इजी सा रिएक्शन लेते हैं, लुक एट दिस, H2O प्लस CO2 गिव्स H2CO3। इसको तुम क्या बोलते हो? रिएक्टेंट्स बोलते हो ना केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। इसको हम और भी क्या कह सकते हैं? सबस्ट्रेट्स। और इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स या सबस्ट्रेट्स, और इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स। बताओ ये समझ में आया? अब ध्यान से समझना बेटा, तो ये जो सबस्ट्रेट्स हैं जैसे ही एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। अभी एंजाइम की एफिशिएंसी समझो बच्चों, है ना। अगर ये रिएक्शन हम बिना किसी एंजाइम के रन कराते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली, चलो ऐसे लिख देती हूँ मैं, तो 1 घंटे में आपको कुछ 500 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, 1 घंटे में आपको 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 मिलेंगे। बताओ ये समझ में आया? नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे एक एंजाइम यूज करते हैं, एंजाइम का नाम यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगर हम यूज करते ना तो देखना आपको 1 मिनट के अंदर 6 लाख मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। बताओ क्लास, ये समझ में आया? येस और नो? तो अगर आप मेरे साथ लिख रहे हो ना तो आई विल सजेस्ट कि एक बार ये लिख लो या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलिए भाई, हो गया कॉपी? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी चीज़ें सीखी? सबसे पहली बात तो एंजाइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बायोकैटलिस्ट बिकॉज दे स्पीड अप द रिएक्शन। एंड आई होप ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है आपके सामने, दिस इज वेल जस्टिफाइंग द स्टेटमेंट। सेकेंड ऑफ all the enzymes are proteins except ribozymes because they are nucleic acid derived. Which nucleic acid? RNA. ठीक है, and it represents the tertiary structure of प्रोटीन, जहाँ पे आपको ऐसे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। इन पॉकेट्स को क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट्स। इन पॉकेट्स पे क्या आके बाइंड करते हैं? सबस्ट्रेट्स। सबस्ट्रेट्स आर नथिंग बट द रिएक्टेंट्स, एंड फिर यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो जाता है? प्रोडक्ट्स। बताओ ये क्लियर है ना? अब देखो नेक्स्ट, एंजाइम किस तरीके से एक्ट करता है, उसका नेचर ऑफ एक्शन कैसा होता है? ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे हम ना एब्रीविएशंस यूज करेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे ऐसा। E स्टैंड्स फॉर एंजाइम, S फॉर सबस्ट्रेट एंड P फॉर प्रोडक्ट। क्लियर? ओके, अब देखो E प्लस S, ठीक है, E प्लस S क्या बनाता है? ES कॉम्प्लेक्स, बराबर। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या बनाएगा?
ES कॉम्प्लेक्स, सी दे आर नॉट रिएक्टिंग टू ईच अदर, बस यहाँ पे अटैचमेंट हो रही है बच्चों, ये चीज़ क्लियर रखना दिमाग में, जस्ट दे आर अटैचिंग टू ईच अदर, देयर इज नो रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी रिएक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है, ध्यान से देखना। ES कॉम्प्लेक्स बना, ES कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट होता है, EP कॉम्प्लेक्स में। अब ये EP कॉम्प्लेक्स जो है ना वो बहुत अनस्टेबल है, प्रोडक्ट को बहुत बेचैनी होती है यहाँ से रिलीज आउट होने की, इसको इंडिपेंडेंस चाहिए, किससे इंडिपेंडेंस चाहिए, एंजाइम से। प्रोडक्ट कैसा है बेटा, काफ़ी ज़्यादा बेचैन है अपने इंडिपेंडेंस के लिए, तो EP कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, राइट और ये जो यहाँ पे रिमेनिंग एंजाइम है ना, इट विल गो बैक टू रिएक्ट विद द रिएक्टिंग, इट विल गो बैक टू अटैच विद द सबस्ट्रेट। बताओ ये क्लियर है? चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो ये समझ में आया, yes or no? तो this is how an enzyme by attaching with the substrate is creating a product, ठीक है। अब हम ये सीखेंगे कि एंजाइम ऐसा कौन सा जादू करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इतना बढ़ जाता है, मतलब जहाँ पे 1 घंटे में कुछ 500 मॉलिक्यूल बन रहे थे वहाँ पे 1 मिनट में 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ऐसा कौन सा जादू हो रहा है। तो चलो हेडिंग ना ऐसे बनाते हैं, मैजिक ऑफ एंजाइम। देखो बच्चों, तो सबसे पहले एंजाइम का वो मैजिक ट्रिक, मैजिक फॉर्मूला क्या है वो सुनो। एंजाइम रिड्यूसेस एक्टिवेशन एनर्जी। अब भाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज़ है, इसका भी डेफिनेशन देख लो। इट इज द मिनिमम energy required to convert it is the minimum energy required to convert substrate into product। बताओ ये क्लियर है, yes or no? अब इसका एक ग्राफ सीखेंगे बच्चों, है ना। देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं विद द सबस्ट्रेट, S रिप्रेजेंट्स सबस्ट्रेट, है ना, राइट। विदाउट एंजाइम देखना बेटा, इसको इतना एनर्जी चाहिए टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ में आया? इतना पहाड़ उसको क्या मतलब, इतना पहाड़ चढ़ के उसको जाना पड़ता है तब जाके प्रोडक्ट मिलता है ना। सबस्ट्रेट को इतना पहाड़ पास करना पड़ता है तब जाके प्रोडक्ट मिलता है। ये पहाड़ किस चीज़ का है, एक्टिवेशन एनर्जी का। वहीं अगर मान लो तुमने एंजाइम का इस्तेमाल कर लिया तो देखो क्या होगा, क्या डिफरेंस आता है वो समझना।
सेम सबस्ट्रेट है, सेम प्रोडक्ट ही होगा, आपने एंजाइम यूज करते ही देखो आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है। पहाड़ की साइज छोटी हो गई, यस और नो। तो जहाँ पे एक सबस्ट्रेट को इतना एनर्जी चाहिए था टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, वही सबस्ट्रेट एंजाइम के प्रेजेंस में प्रोडक्ट बना रहा है, बट अभी कितने एनर्जी में, सिर्फ इतना एनर्जी में। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ में आया? वापस से सुनो। सेम सबस्ट्रेट को बिना एंजाइम के, मार्क माय वर्ड्स, विदाउट एंजाइम इतना एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। वही सबस्ट्रेट एंजाइम के प्रेजेंस में देखो कितने कम एनर्जी में, कम टाइम में प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ से एटलीस्ट इन सारे पॉइंट से ये तो जस्टिफाई हो रहा है ना कि एंजाइम का यूज़ काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होता है जब आप कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन फंक्शन कर रहे हैं। तभी तो देखो हमारे बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में जब भी हम रेस्पिरेशन कराते हैं, हमारी बॉडी में जब डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो देयर आर लॉट ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड। सो नाउ यू नो व्हाट इज़ द एक्चुअल इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस एंजाइम्स, है ना। बताओ ये समझ में आया? आई गिव यू सम मोमेंट टाइम, कॉपी कर लो एक बार, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, आई होप यहाँ तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया है। तो देखो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया एक्टिवेशन एनर्जी का, हमने ये देख लिया कि एंजाइम का इंट्रोडक्शन क्या होता है, और हमने ये भी देख लिया कि एंजाइम किस तरीके से एक्ट करता है। अब हम देखेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, है ना। इसमें सबसे पहले आता है बेटा टेम्परेचर। क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं बेटा, तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ करते हैं ना, यू नो, अगर आप एकदम से हाई टेम्परेचर यूज़ कर देंगे तो प्रोटीन क्या होता है, वो ब्रेक डाउन कर जाता है, डीनेचर कर जाता है, और वो प्रोटीन किस में टूट जाएगा, अमाइनो एसिड में। तो बताओ अगर एंजाइम अमाइनो एसिड में बिखर गया तो क्या तुमको मिलेगा इसका जो फंक्शन है, क्या तुमको इसका यूज़ या सिग्निफिकेंस तुम यू नो अपने तुम जो भी रिएक्शन रन कर रहे हो उसमें आपने जो भी एंजाइम यूज़ किया, अगर उसको हाई टेम्परेचर की वजह से वो बिखर के टूट गया, तो बताओ क्या उसका यूज़ तुमको मिलेगा, क्या तुमको उसका फ़ायदा मिलेगा? नहीं ना। ये समझ में आया? तो इसीलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि फेवरेबल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी के लिए एंजाइम्स का मोस्टली फेवरेबल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 35 to 37 डिग्री सेल्सियस। यू नो दैट इज़ द रीज़न जब हमको फीवर आता है ना, हमें खाने का टेस्ट नहीं पता चल रहा है, क्योंकि देखो सलाइवा में एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, हाई फीवर की वजह से वो डीनेचर हो चुका होता है, जिसके वजह से खाने का कोई टेस्ट आ नहीं रहा होता है। ये समझ में आया? ये सोनू। तो चलो यहाँ पे हम एक पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे।
द एंजाइम माइट गेट डीनेचर्ड। बताओ ये समझ में आया, ये क्लियर है? तो देखो mostly enzymes have optimum of, but देखो बट देयर आर थर्मोस्टेबल एंजाइम्स एज वेल। थर्मोस्टेबल का मतलब क्या है कि वो हाई टेम्परेचर को एंड्योर कर सकते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि एंजाइम्स को अगर आप हाई टेम्परेचर दोगे तो वो अमाइनो एसिड्स में टूट के बिखर जाएगा, राइट? लेकिन नेचर इज़ अ वियर्ड ऑब्जेक्ट, इज़ अ वियर्ड सब्जेक्ट टू स्टडी, राइट? तो इसके पास एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं। तो देखो कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं ना जो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छे से फंक्शन करते हैं। वो एंजाइम्स कौन है वो देखना बेटा। मैं इसको यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ, राइट? एग्जाम्पल, टैक पॉलीमरेज, इसका ऑप्टिमम होता है 90 to 100 degree Celsius and it is obtained from is obtained from a thermostable bacteria known as Thermus aquaticus। बताओ ये क्लियर है, यस और नो? अब देखो हम यहाँ पे ना एक ग्राफ स्टडी करेंगे। इसके एक्स एक्सिस में हम लेंगे टेम्परेचर और इसके वाई एक्सिस में हम लेने वाले हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, वी आर गोइंग टू टेक एंजाइमेटिक एक्टिविटी। बताओ ये समझ में आया? अब देखो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी टिल ऑप्टिमम टेम्परेचर वैल्यू इज अटेन्ड। यहाँ पे देखो एंजाइम की एक्टिविटी एकदम मैक्सिमम पे जा रही है, बट अगर आपने ऑप्टिमम वैल्यू, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा? ठीक है, अगर हमने ऑप्टिमम वैल्यू अटेन करने के बाद टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या होता है? एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे बेटा, हम जनरल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है? एंजाइम की एक्टिविटी फट से नीचे गिर जाती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर अटेन करने तक अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी टिल ऑप्टिमम वैल्यू इज अटेन्ड। After that, if you keep on increasing the temperature, the enzymatic activity will decrease, है ना? तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो that बताओ ये समझ में आया? तो देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस ग्राफ का शेप क्या है? बेल शेप। मैथमेटिकल वैल्यूज पे नहीं जाएंगे हम, एनसीईआरटी को है ना बाइबल मान के चलते, तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे शेप इज
तो बताओ बच्चों, ये समझ में आया है ना? टेक फ्यू मोमेंट्स ऑफ टाइम, कॉपी कर लो इसको, एटलीस्ट ये ग्राफ मेरे साथ बना लो एंड देन वी विल कंटिन्यू। चलो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? यस और नो? तो चलो एक और वैल्यू देख लेते हैं और फिर आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। देखो, सेकंड हम लेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम्स। लुक एट दिस। इसके लिए भी देखो हम एक ही टाइप का ग्राफ बनाने वाले हैं, बट यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम चेंज करेंगे ऑब्वियसली। एक्स एक्सिस में अब जाएगा पीएच वैल्यू, है ना, और वाई एक्सिस में जाएगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, पीएच वैल्यू एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी। देखो यहाँ पे भी सेम होगा बेटा, जब तक ऑप्टिमम पीएच, लेट अस कंसिडर दिस एज द ऑप्टिमम पीएच वैल्यू। ठीक है, जब तक ऑप्टिमम वैल्यू अटेन नहीं हो जाता, अगर आपने पीएच की वैल्यू बढ़ाई तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। एक बार ऑप्टिमम वैल्यू अटेन हो जाता है, अगर तब भी आपने पीएच बढ़ाया तो क्या होगा? एंजाइम की एक्टिविटी घटेगी। बट यस, यहाँ पे एंजाइम डीनेचर नहीं होता है, बट उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बताओ बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? एक सेकेंड, है ना, यहाँ तक क्लियर है? तो देखो आज का लेक्चर हम यही तक रखते हैं। हमने 2 इफेक्ट सीख लिया है। कमिंग लेक्चर में हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी देखेंगे कि वो कैसे पीएच को इफेक्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर यही तक। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया है। इफ़ यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर विथ मी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे फिट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।